अब कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा क्वांटम कंप्यूटर है। इतने बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है कि उसके सामने इंसान की सोचने की शक्ति कुछ नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या यह मुमकिन है कि उसने अब तक जो भी कंप्यूट किया है हम उसका पता लगा सकें और उसके मन में झांक कर देख सकें? पिछली कई सेंचुरीज से न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट ब्रह्मांड के फिजिकल लॉज को खोजने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को एक बहुत बड़े कंप्यूटर के रूप में देखने पर हमारे सामने उसे समझने का एक बिल्कुल नया रास्ता खुल गया है। उधर वापस स्विस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब में यर्गन श्मिट्यूबर न सिर्फ स्वॉर्म रोबोट्स के पूरे झुंड को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उनका एक बहुत ही एम्बिशियस एजेंडा है। वो एक कंप्यूटर में पूरे ब्रह्मांड को रिक्रिएट करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड और हम अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी देख रहे हैं कुछ सीधे साधे नियमों के मुताबिक चल रहा है? फिजिक्स के उन्हीं नियमों के मुताबिक जिनसे वैसे तो काफी हद तक हम परिचित हैं, लेकिन जो असल में शायद महज प्रोग्राम लाइंस हो और हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक बहुत बड़ा वीडियो गेम हो। यर्गन का मानना है कि भले ही हमारे वीडियो गेम यूनिवर्स का साइज बहुत बड़ा हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जिस प्रोग्राम से ये बना है वो बहुत पेचीदा हो। जैसे आर्ट में सिर्फ कुछ बेसिक कर्व्स के आधार पर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न तैयार किया जा सकता है। अब जैसे कि इस पैटर्न को बनाने के लिए एक बहुत ही मामूली छोटे से प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसे बार बार इस्तेमाल करके मैं इस पैटर्न को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं। इस ड्राइंग की छोटी सी छोटी बारीकी को उभारने के लिए इनमें से बहुत कम सर्कल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि अब आखिर में जो ये ड्राइंग सामने आई है इसे एक बहुत ही आसान प्रोग्राम से एनकोड किया जा सकता है, जिसे कोड के रूप में सिर्फ 3 या 4 लाइनों में लिखा जा सकता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड एटम्स के एक पैटर्न से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसलिए अगर हमें कोई ऐसा आसान प्रोग्राम मिल जाए जो कि ब्रह्मांड के उस आकार की हूबहू नकल तैयार कर दे, तो यर्गन के मुताबिक हम अपने ब्रह्मांड के पूरे फिजिक्स और उसके अब तक के इतिहास को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर हमारे पास वो छोटा सा प्रोग्राम होता जो इस ब्रह्मांड को कंप्यूट कर पाता, तब हम बड़े आराम से इसमें अब तक घटी हर एक घटना को दोहरा के देख सकते थे। खास तौर से तब हम ये पता कर सकते थे कि बिग बैंग के दौरान और उसके बाद असल में हुआ क्या था। पर जैसा कि आप समझ ही सकते हैं, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि अपने लिखे किसी भी प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए आपको उसके कैलकुलेशंस कुछ अरब सालों के कॉस्मिक टाइम तक करने पड़ेंगे। उसके आधार पर ब्रह्मांड की जो भी नकल तैयार होगी, तब उसकी शक्ल आपको हमारे ब्रह्मांड की शक्ल से मिलाकर देखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस कोड को चलाकर देखने के लिए हमें फिर एक बहुत बड़े कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो कंप्यूटर खुद ब्रह्मांड से कई गुना ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि पिछले 14 अरब सालों के दौरान ब्रह्मांड ने जो कुछ भी कंप्यूट किया है उसे दोहराने में हमारे उस कंप्यूटर को बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा। लेकिन यर्गन इतनी आसानी से हथियार डालने वाले लोगों में से नहीं है। अब वो पूरे जोश और खरोश से कई गुना ताकतवर, तेज और होशियार मशीनें बनाने में जुट गए हैं। जब मैं 13-14 साल का था तब मैं एक फिजिसिस्ट बनना चाहता था, लेकिन तब तक धीरे धीरे ये बात मेरी समझ में आने लगी थी कि मैं उससे भी बेहतर और बड़े काम कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही एक फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट तैयार कर दूं जो मेरे मुकाबले कई गुना स्मार्ट हो, और तब बाकी के सारे काम वो कर दिया करेगा। इसलिए मैं एक सबसे बढ़िया साइंटिस्ट बनाना चाहता हूँ। आज हम अपने से ज्यादा ताकतवर रोबोट्स बना सकते हैं, और जिस रफ्तार से आज हमारे कंप्यूटर्स और तेज होते जा रहे हैं, उसे देखते हुए शायद वो दिन दूर नहीं जब हम ऐसे कंप्यूटर्स बनाएंगे जो दिमागी तौर पर हमें बहुत पीछे छोड़ देंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे पास रोबोट दिमाग भी मौजूद होंगे, और ऐसे कंप्यूटर्स भी जो न सिर्फ एक इंसानी दिमाग जितने तेज होंगे बल्कि सारे इंसानी दिमागों के बराबर तेज होंगे। शायद आपको ये कल्पना से परे की बात लगे, पर मुमकिन है भविष्य में रोबोट्स का कोई झुंड ऐसा भी हो जो सिर्फ ब्रह्मांड के प्रोग्राम को ढूंढने के काम में जुटा रहे। लेकिन जरा सोचिए, अगर उन्होंने इस पहेली को सुलझा दिया तो इसका मतलब क्या होगा? अगर हमें वो शॉर्टेस्ट कोड या वो सबसे छोटा प्रोग्राम मालूम होता जो इस ब्रह्मांड को कंप्यूट करता है, तो हमें थियोरेटिकल फिजिक्स के इस सबसे अहम सवाल का जवाब मिल जाता कि आखिर ये दुनिया काम कैसे करती है। इसलिए उस प्रोग्राम से हम फिजिक्स के सारे बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढ सकते। ब्रह्मांड फिजिक्स के जिन बुनियादी नियमों के आधार पर बना है, साइंस हजारों सालों से उन्हीं नियमों को समझने की कोशिश कर रहा है।
न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों को भी उन्हीं से इंस्पिरेशन मिली। उन्हीं की बदौलत हम अंतरिक्ष में दाखिल हो सके और जिनीवा में किए गए लार्ज हैड्रन कोलाइडर जैसे जबरदस्त एटम स्मैशिंग प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य भी इन्हीं नियमों को समझना है। लेकिन हो सकता है कि कंप्यूटेशन एंड रोबोटिक्स के एक्सपर्ट जर्गन स्पिट्यूबर की यह थ्योरी कि पूरा ब्रह्मांड एक जीती जागती मशीन है और उसका अपना एक दिमाग है, गलत नहीं कह रहे हो और आखिर में शायद यही हकीकत सामने आए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाए, क्योंकि एक रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट ने इस बात को नहीं माना है। उसका कहना है कि हम गलत दिशा में सोच रहे हैं, हमें अपने ब्रह्मांड का दिमाग ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है और हमारा यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड सिर्फ कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है भला मैं कैसे बता सकता हूं? और मुझे क्या पता कि असल में आपका वजूद है भी या नहीं? और यह भी तो हो सकता है कि शायद मैं आपके बारे में सिर्फ कल्पना कर रहा हूं, बल्कि हो सकता है कि आप और मैं अपने इर्द गिर्द की सब चीजों के बारे में कल्पना कर रहे हों। हो सकता है कि हम अपने अपने ब्रह्मांड का सपना देख रहे हों। डॉक्टर रॉबर्ट लैंजर ने हमेशा साइंस में कंट्रोवर्सी खड़ी की है। वो पहले स्टेम सेल रिसर्चर थे जिन्होंने एक्चुअली एक अर्ली स्टेज ह्यूमन एम्ब्रियो का क्लोन बनाया था। मीडिया और अपने संगी साथियों में एक रिवोल्यूशनरी थिंकर के रूप में मशहूर रॉबर्ट अब और नई नई जानकारियां जुटाने के लिए कमर कस चुके हैं। उनका कहना है कि ब्रह्मांड यकीनन जिंदा है, लेकिन उसके आगे जो वो कहते हैं वो चौंकाने वाला है। जी हाँ, ब्रह्मांड बिल्कुल जिंदा है, लेकिन वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो तो एक प्रोसेस है जिसमें हमारी कॉन्शियसनेस भी शामिल है। अब जैसे कि ये पेड़ हैं, आसमान है, तो हकीकत ये है कि हम जो कुछ भी देखते हैं या महसूस करते हैं वो दरअसल आपके मन में मौजूद जानकारी का एक संसार है। रॉबर्ट को पूरा यकीन है कि ब्रह्मांड सिर्फ देखने वाले के मन में शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है और पूरा ब्रह्मांड सिर्फ हमारे दिमाग की जीती जागती कल्पना है। अपनी इस थ्योरी को उन्होंने बायोसेंट्रिज्म का नाम दिया है। बाहरी दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक रेंज होती है। किसी एक खास पॉइंट पर हमें लाल रंग नजर आता है, पर किसी चिड़िया को वो चमकदार नारंगी नजर आएगा और कुछ जानवरों को वो हल्का हरा या फिर अल्ट्रावायलेट नजर आएगा। तो ये सारी चीजें बाहरी दुनिया के हिसाब से निर्धारित नहीं होती, उन्हें हम निर्धारित करते हैं। तो ये हमारा मन ही है जो ये व्यक्तिगत एहसास कराता है। इसलिए ब्रह्मांड की बनावट को समझने का सबसे सही तरीका बायोसेंट्रिज्म ही है। रॉबर्ट की यह निराली थ्योरी एक और अजीबोगरीब थ्योरी पर आधारित है जिसे बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक पार्टिकल्स एक ही वक्त में कई अलग अलग जगहों पर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप उनका नाप नहीं ले लेते, और वो भी तब जब वो कण सिर्फ उस खास जगह पर नहीं पहुंच जाता। इसका मतलब है कि जब तक देखने वाला नाप जोख नहीं कर लेता तब तक कुछ भी निश्चित नहीं होता। रॉबर्ट का ख्याल है कि माइक्रोस्कोपिक दुनिया के नियमों को हमें अपने रोज के एक्सपीरियंस पर भी लागू करना चाहिए। क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते और छूते हैं वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का बना होता है। तो इस बात से रॉबर्ट ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जब कोई पेड़ जंगल में गिरता है तब क्या होता है। जब जंगल में कोई पेड़ गिरता है तो वो हवा के दबाव को डिस्टर्ब करता है। सिंपल साइंस के मुताबिक ऐसा तब भी होता है जब वहाँ कोई इसे देखने के लिए मौजूद हो या न हो। लेकिन हम इस हकीकत से भी परिचित हैं कि अगर कोई देखने वाला मौजूद नहीं है तब न तो पेड़ और न ही हवा का एक भी पार्टिकल अपनी डेफिनेट प्रॉपर्टीज के साथ एग्जिस्ट करेगा। तो अगर कोई पेड़ गिर रहा है और वहाँ कोई मौजूद ही नहीं है तो वहाँ पेड़ गिरने पर आवाज पैदा करने वाले प्रॉपर्टीज भी मौजूद नहीं होंगे। तो हमारी कॉन्शियसनेस के बिना न तो किसी आवाज का वजूद है और न ही किसी पेड़ का। हमारे इर्द गिर्द की जीती जागती दुनिया सिर्फ एक इल्यूजन है जिसे हमारे मन ने रचा है, और जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं स्पेस और टाइम मिटते चले जाते हैं। दरअसल ये हम ही हैं जो स्पेस और टाइम को क्रिएट करते हैं, और इसीलिए आप इस वक्त यहाँ हैं। देखने वाले के साथ ही हकीकत शुरू और खत्म हो जाती है। रॉबर्ट लैंजर की बायोसेंट्रिज्म की थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स की ठोस और अजीबोगरीब थ्योरी पर आधारित एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी है। क्वांटम कंप्यूटेशन एक्सपर्ट सेथ लॉयड को बायोलॉजी और ब्रह्मांड के बीच एक अलग संबंध नजर आता है। एक ऐसा संबंध जो उतना कंट्रोवर्शियल तो नहीं है लेकिन उतना ही जबरदस्त है।
उनका मानना है कि बिग बैंग से लेकर आज तक जो कुछ भी घटा है वो एक बहुत बड़े कंप्यूटेशन का हिस्सा है जो ब्रह्मांड अब भी कर रहा है। और ब्रह्मांड के एटॉमिक जीरोज और वंस के इस बड़े अरेंजमेंट में मौजूद है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि, हमारी बायोलॉजिकल लाइफ। तो ब्रह्मांड लगातार यहां वहां से थोड़ी थोड़ी जानकारी जुटाता जा रहा है और उसके बीच बीच में अक्सर कई बार ऐसा होता है कि कुछ छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस पैदा हो जाते हैं और देखते ही देखते वो इतने बड़े हो जाते हैं कि ब्रह्मांड में उनके गंभीर परिणाम साफ नजर आने लगते हैं। हम कह सकते हैं कि जब जीवन की शुरुआत हुई और उसने डीएनए बनाया, उस वक्त ब्रह्मांड का कंप्यूटेशन जारी था, लेकिन जीवन ने उस निरंतर जारी कंप्यूटेशन को हैक करके उसके एक हिस्से के जरिए कुछ अलग और नया करने का रास्ता ढूंढ ही निकाला। हमारा ब्रह्मांड अपने आप में एक अलग और संपूर्ण जीव है, ये बात बड़ी ही मुश्किल से गले उतरती है। हो सकता है उसकी कोई धड़कन हो जिससे हर एक करोड़ खरब साल बाद गैलेक्सीज के समूह बाहर निकलते हों। हो सकता है हम किसी और ब्रह्मांड की संतान हो और दूसरे अनगिनत ब्रह्मांडों को पैदा कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि ब्रह्मांड कोई बहुत बड़ा कंप्यूटेशन सिस्टम हो जिसमें बायोलॉजिकल जीवन नाम का कोई कंप्यूटर वायरस हो और हम बता सकें कि जीवन का अंश किसमें ज्यादा है, ब्रह्मांड में या हम में।